कि जब मैं इंडिया से नेपाल पहुंचा था 3 दिन की जर्नी के बाद, तो मेरे कमर में इतना गंदा दर्द था ना, मतलब आप समझ लो बैठा भी नहीं जा रहा था, चला भी नहीं जा रहा था, लेटा भी नहीं जा रहा था। ऐसी हालत हो रही थी क्योंकि मेरे को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है जो। और यार शिपिंग वालों ने कहा था फ्यूल टैंक ना जितना हो सके खाली करके देना। तो ये देखो कितना खाली करके दे रहा हूँ। रेंज आ रही है सिर्फ 59 किलोमीटर की, और अभी डिस्टेंस बचा है यहाँ से 49 किलोमीटर। बट भाई ट्रस्ट में, मतलब यूके से इंडिया आने में, शिपिंग करने में जितना पैसा नहीं लगा ना, उससे डबल पैसा मलेशिया से इंडिया भेजने में लग रहा है, पता नहीं क्यों भाई। हेलो मिस्टर, हाउ आर यू, वाई आर यू, आओ तुम्हें गाड़ी में भर के इंडिया ले चले। सो व्हाट्स द प्रोसीजर नाउ? Now that the car is here, the container is already there. ओके So tomorrow, these guys will put your car into that container. ओके, So right now, shortly, I will bring you to customer. लेट्स गो भाई। गाड़ी में यहाँ छोड़ देते हैं इस तरह से और हम निकलते हैं। फाइनली भाई लोग अपना सारा काम हो गया है मलेशिया में शिपिंग के रिलेटेड। सेकंड डे मेरे को जाना ही नहीं पड़ा एक्चुअल में, और उन्होंने खुद से वहाँ से करवा दिया अपना सारा काम। और ये भाई अब हम नोएडा को क्रॉस कर रहे हैं। वो देखो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, फ्लैट्स वाली, ये भी देखो कितनी पिद्दू पिद्दू सी लग रही है। और नीचे से देखो तो भाई ऐसी विशाल काय होती है ना। ये देखो रूम की हालत, लिटरली इतने बैग, इतना सामान है, मेरा दिमाग फट रहा है देख देख के। अभी ये आते ही भाई सेट करना है क्योंकि मैं जा रहा हूँ गाड़ी देने के लिए। वैसे मैंने आपको परसों बोला था कि मैं कल, यानी जो बीत गया कल, उस पर मेरे को जाना गाड़ी देने, बट कल उनका मैसेज आया कि जो कंटेनर है ना वो अभी तक अलॉट ही नहीं हुआ है, तो इसलिए आज मत आओ आप। तो कल का दिन भी वेस्ट हो गया हमारा पूरा। अब आज जाके फाइनली भाई अपने को मैसेज आया कि आप आ जाओ जल्दी से 12 बजे तक। तो अभी 11 बजने में 10 मिनट है। यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है। पोर्ट क्लांग करके जगह है जहाँ से गाड़ी शिप होनी है, तो वहाँ जा रहा हूँ मैं भाग के, और गाड़ी को हैंड ओवर कर देंगे। एंड आज गाना चला देंगे बैकग्राउंड में, मैनू विदा करो। चलो जी चलो, जल्दी से ट्रिप की समाप्ति करते हैं आज फाइनल। और अगर देखते आज हो गया सारा काम तो कल निकल जूँगा। अगर उन्होंने कहा 1-2 दिन रुको तो रुक जाएंगे 1-2 दिन, फिर निकल जाऊंगा, है ना। तो जी ये रही पार्किंग होटल की, एंड ये खड़ी है अपनी गड्डी। लेट्स गो पावा, लेट्स गो। ये देखो भाई बीस्ट, आखिरी बार देख लो। अब इसके बाद तो 6-7 दिन बाद ही देखने को मिलेगी, हो सकता है ज़्यादा दिन भी लग जाए। उन्होंने बोला है कि जो ट्रांजिट टाइम है वो 8 दिन का है, 8 से 10 दिन का, और फिर क्लियरेंस वगैरह में 1-2 दिन और लगा लो, लग सकते हैं, बस इतनी दिन है। ये देखो जी करेक्ट 49 किलोमीटर है और 50 मिनट का रास्ता है। 12:06 पे मैं पहुंच जाऊंगा। भाई साहब पता नहीं क्या हो गया था, मैप को रास्ता इसने भटका दिया। अच्छा भला 30 मिनट रह गए थे और अब वापस से 52 मिनट दिखा रहा है, 60 किलोमीटर। यार ये वेज ऐप भी ना यहाँ पे भाई धोखा दे दिया, जबकि गूगल मैप तो बेकार है बिल्कुल, यहाँ पे अपना मलेशिया में चलता ही नहीं ढंग से। तो इनकी वेज करके ऐप थी, वो मैंने कर रखी थी कि सही होएगी, पर उसने भी धोखा दे दिया भाई साहब। अब बताओ 12:30 पहुंचने का टाइम दिखा रहा है, आधा घंटा लेट। और यार आज आखिरी दिन है अपनी गाड़ी के साथ यहाँ दूसरी कंट्री में, उसके बाद अपनी गाड़ी इंडिया पहुंच जाएगी। और मतलब मैं अभी सोच रहा था यार वैसे ही रात को बैठ के ना, कि जब मैं इंडिया से नेपाल पहुंचा था 3 दिन की जर्नी के बाद, तो मेरे कमर में इतना गंदा दर्द था ना, मतलब आप समझ लो बैठा भी नहीं जा रहा था, चला भी नहीं जा रहा था, लेटा भी नहीं जा रहा था। ऐसी हालत हो रही थी क्योंकि मेरे को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है जो। तो नेपाल में गड्ढे वड्ढे बहुत थे, उसकी वजह से पता नहीं क्या हुआ, झटका पड़ा या क्या, बट भाई बहुत बुरी बैंड बज गई थी मेरी। तो उस वक्त तो मतलब मन में ख्याल ये आ रहा था कि शायद ही हो पाए भाई ये ट्रिप। मतलब इतनी हिम्मत भी नहीं थी मेरी अंदर की, पूरी मोटिवेशन खत्म हो चुकी थी इस ट्रिप को लेकर, क्योंकि अकेला चलाने वाला था, सोहन को ड्राइविंग आती नहीं थी। तो मैं यही सोच रहा था यार अभी इतना दर्द है तो आगे जर्नी करनी है, अभी तो इतने सारे देशों में से जाना है, चाइना में ड्राइव करनी है, ठंड होएगी, गर्मी होएगी, तो हालत की तो बैंड बच जाएगी अपनी कमर की। तो मैं तो डर रहा था कि पता नहीं यार कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। बट फिर फिजियोथेरेपी ली वहाँ नेपाल में, थोड़ा हौसला रखा, पॉजिटिविटी लाया अंदर, और आज आपके सामने देख लो भाई ऑलमोस्ट 6 महीने के ट्रिप के बाद अपनी जो ये कंप्लीट हो रही है ट्रिप। पूरा सारी कंट्रीज हमने घूम ली, ऑस्ट्रेलिया भी हो गया पूरा। अपनी स्कॉर्पियो से नहीं हो पाया हालांकि, बट कर तो लिया पूरा यार। तो अच्छा फील हो रहा है कि हाँ चलो ट्रिप कंप्लीट करके ही जा रहा हूँ, जबकि एक टाइम ऐसा था कि लग रहा था कि कुछ हो ही नहीं पाएगा। और यार शिपिंग वालों ने कहा था फ्यूल टैंक ना जितना हो सके खाली करके देना। तो ये देखो कितना खाली करके दे रहा हूँ। रेंज आ रही है सिर्फ 59 किलोमीटर की,
और अभी डिस्टेंस बचा है यहाँ से 49 किलोमीटर मतलब मैं वहां पहुंचते पहुंचते भाई 9-10 किलोमीटर की रेंज बचेगी। और एवरेज बड़ी कम दिखा रही है यार 8.7 की, जबकि 10:30-11 की दे देती है आराम से। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं भाई। डीजल डलवा नहीं रहा मैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कम, तो मैंने कहा दूंगा भैया देख लो कम दिया मैंने तो 1-2 लीटर ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा। हालांकि मलेशिया में डीजल बहुत कम है, मतलब लिटरली भाई 35-40 रुपए लीटर है। तो अगर अलाउ होता मैं तो पूरा भाई गाड़ी में भर के 50-60 लीटर डीजल और छत वाले टैंक में भी 20 लीटर डीजल 2-4 टंकियां और भर के शिप करवा देता इंडिया में। कम से कम भाई 5-10 हज़ार रुपये का तो प्रॉफिट हो ही जाता। बट शिपिंग के दौरान भाई जितना जितना तेल कम हो गाड़ी में उतना होता है, क्योंकि कंटेनर भाई गर्मी धूप से निकलेगा तो आग वाग लगने के चांसेस होते हैं, और दूसरा वेट बढ़ता है कंटेनर का, तो शिपिंग वालों को इसलिए दिक्कत होती है उस चीज़ से। और दूसरी चीज़ भाई बैटरी भी उन्होंने कहा डिस्कनेक्ट करके रख देनी है। मतलब मेरे को क्या देनी है, मैं तो उनको गाड़ी आज हैंड ओवर कर आऊँगा, जब वो कंटेनर में लोड करेंगे तो वो खुद ही डिस्कनेक्ट कर लेंगे, और फिर जब हम इंडिया में लेंगे गाड़ी तो अपना डिस्कनेक्ट कर लेंगे मस्त। और आपको याद होगा ये मैंने टच एंड गो कार्ड लिया था मलेशिया का, जैसे अपने इंडिया में फास्ट टैग है ना, उसी तरह से ये है। टोल टैक्स में बस टैप करो और निकल जाओ। तो इसमें मैंने भाई 100 रिंगेट भरवाए थे एंट्री के टाइम पे उस वक्त, तो मतलब 1700 रुपये। और अभी इसमें सिर्फ 13 रिंगेट बचे हैं, मतलब कि मान लो 200 रुपये बचे हैं भाई। ऑलमोस्ट 1100 रुपये का टोल टैक्स मैं भर चुका हूँ अपना इस ट्रिप पे। तो टच एंड गो है भाई लेफ्ट में, लेफ्ट लेना पड़ेगा। लेट्स गो। ये टैग लिखा है ना ब्लू कलर का, यहीं पे है टच एंड गो। और हर टोल पे भाई 2 रिंगेट 2.5 रिंगेट 3 रिंगेट तो लग ही जाते हैं अपने। अब पता नहीं इन 49 किलोमीटर में कितने टोल टैक्स आएंगे, क्योंकि इसमें तो भाई मैक्स टू मैक्स 5 या 6 टोल टैक्स निकलने के ही पैसे है। और कोई बड़ा टोल टैक्स आ गया जिसमें और ज्यादा पैसे लगने हैं, फिर तो भैया बैंड बजी, क्योंकि ये रीलोड नहीं हो पा रहा इसकी ऐप से। पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, कार्ड को उठा नहीं रहा वो। छोड़ो, फिर डेबिट कार्ड से हो जाएगी शायद से पेमेंट। ये देखो इस तरह का है ये भाई सब 3-3.5 रिंगेट है भाई यहाँ की। अच्छा हाँ, डेबिट कार्ड से भी हो जाएगी। तो टच एंड गो तो यहाँ लगाना है मैंने, हो गई। चलो भाई 9.43 बचे अब तो बस खाली भाई। पर ये सही है डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन दे रखे, क्योंकि कैश लेने के लिए तो यहाँ कोई नहीं बैठा होता टोल टैक्स पे। अपना डेबिट कार्ड से पे कर दूंगा बढ़िया। भाई ये देख सकते हो आप लेफ्ट एंड राइट में ना काफ़ी सारी यहाँ पे कंपनीज है अलग अलग शिपिंग वाली, क्योंकि ये ट्रक और कंटेनर देखो बोरे इस तरह के देख के आपको पता चल ही गया होगा एरिया आ गया है। अब जो मेरे को जिन ऑफिस में जाना है वो यहाँ से 1.5 किलोमीटर है बस। तो अभी ये ट्रैफिक का जाम, मतलब ट्रकों का जाम लगा पड़ा है। ये निकलते ही अपन पहुँच जाएंगे। देखो इस तरह के कंटेनर होते हैं भैया। ये तो बड़ा कंटेनर है शायद, हमारा तो 20 फीट वाला होता है, उसमें एक गाड़ी आ जाती है बड़ी, मतलब SUV वगैरह मेरी जैसी। तो अभी तक मैंने दोनों बार जो शिपिंग करी है वो उसी में करी है, अब तीसरी बार भी शिपिंग उसी में हो रही है भाई। बट भाई ट्रस्ट मी, मतलब यूके से इंडिया आने में शिपिंग करने में जितना पैसा नहीं लगा ना, उससे डबल पैसा मलेशिया से इंडिया भेजने में लग रहा है। पता नहीं क्यों भाई। मतलब फ्रेट चार्जेस तो इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ के जो एजेंट वेजेंट के चार्जेस है भाई इतने महंगे यूके में नहीं लिए उन्होंने पैसे इतने जितने यहाँ लग गए। तो मतलब अभी मैं एग्जैक्ट अमाउंट तो जब भी बताऊंगा जब इंडिया आ जाएगी मेरे हाथ में गाड़ी, तभी मुझे भी पता चलेगा फाइनल बिल कितना है क्या है। बट अंदाजा दूं तो भाई आपको याद होगा लंदन वाली ट्रिप में मैंने शिपिंग के जितने बताए थे ना आपको रिटर्न करते वक्त, उससे डबल कर लो डायरेक्टली बस। भाई बहुत महंगी, मतलब हद से ज्यादा महंगी है शिपिंग। चलो भाई हमें ले लेना है लेफ्ट। अब यहाँ से ट्रैफिक खत्म, लेट्स गो। साफ सुथरी रोड है, बारिश आ गई भाई, बढ़िया। आज यार एक बार गाड़ी धुल जाएगी अच्छे से, क्योंकि मैंने वॉशिंग करवाई नहीं। तो अंदर से तो चलो कोई नहीं, गंदी है, अपना इंडिया में जाके ड्राई क्लीन करवाऊंगा अच्छे से, डिटेलिंग ले जाके। और इसका रैप का भी सोच रहा हूँ, पता नहीं रखूँ या ना रखूँ, आप बताना कमेंट सेक्शन में। मैं तो सोच रहा हूँ मतलब रख के रैप क्या फ़ायदा भाई, उतरवा लूँगा और इसका जो मेरा मैट PPF थी वो वाला लुक अचीव कर लूँगा वापस से। कई दिन हो गए ना, मतलब कई दिन क्या 1.5 साल हो गए ऑलमोस्ट वैसे देखे हुए मुझे, तो इसलिए बढ़िया हो जाएगा सीन अपना। बाकी आप क्या होगे कि रख लो रैप, ऐसे ही तो रख लेंगे, या आप क्या होगे कोई नया रैप बनाओ जिसमें जितनी कंट्रीज अभी तक कर लिया ना वो सारे मैं प्रिंट करवाऊँ, डिज़ाइन करवाऊँ और वो वाला फिर लगा। बट यार पता है इंडिया में ना मैं रैप के साथ घूमना नहीं चाहता, क्योंकि बहुत अटेंशन मिलती है इस गाड़ी को। फिर रैप देख के ना लोगों को मतलब लोग पहचान जाते हैं कि हाँ ये वही गाड़ी है।
तो कभी कभी मैं कहीं जा भी रहा होता हूँ ना तो भाई लिटरली बहुत लेट हो जाता हूँ, बार बार रुकना पड़ता है। और फोटो भी मैं लेता हूँ, अगर कोई बोलता है तो मना कर नहीं सकते भाई, इसलिए मैं सोच रहा हूँ नॉर्मल करवा लेंगे। क्योंकि अब मैं थोड़ा फैमिली के साथ घूमूंगा इस गाड़ी में इंडिया में, तो अगर मैं रैप लगा के घूमूंगा तो फिर वही है भाई, रास्ते में काफ़ी मतलब डिलेज हुआ करेंगे, और स्पेशली रात में लोग रुकवाते हैं तो रिस्की लगता है थोड़ा सा। तो इसलिए रैप उतरवा ही दूंगा, छोड़ो भाई, नॉर्मल जैसे पहले थी ना गाड़ी वैसी रखेंगे इसको। फिर जब अगली ट्रिप होएगी, जो कहाँ की होएगी, कैसे होएगी, कब होएगी, वो सब मैं इंडिया पहुंच के बताऊंगा आपको, तब नया रैप करवा लेंगे। और उस बार ऐसा कुछ रैप करवाएंगे कि उसमें पूरा ही सारी कंट्रीज जो कर चुका हूँ वो भी शो हो जाए, और जो करने वाला हूँ वो भी आ जाए, है ना। बारिश आई गई भैया करते करते, और 970 मीटर रह गया है। जैसे देखो एक ये है कंपनी एनजीओ चुंग बैंक करके। चाइनीज़ बहुत है यार यहाँ मलेशिया में, इंडियंस तो है ही क्या, खैर, पर चाइनीज़ पॉपुलेशन बहुत है। ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत है चाइनीज़, इन देशों में मतलब चाइनीज़ आपको काफ़ी दिखेंगे। और यही आप यूके यूरोप की बात करोगे, यूएस की बात करोगे, वहाँ इतने चाइनीज़ नहीं दिखते, और इंडिया में तो खैर वैसे ही नहीं दिखेंगे। इंडिया चाइना के रिलेशनशिप कुछ खास है नहीं, क्योंकि तो ये जो इतने सारे वेयर हाउस है भाई, इन्हीं किसी वेयर हाउस में अपनी गाड़ी जो है वो स्टोर होएगी, जब तक पूरी कस्टम क्लियरेंस मिलके कंटेनर जो है वो शिप पे लोड नहीं हो जाता। और शिप जो है वो 7 जून की है, तो मेरे ख्याल से एक दिन पहले ही आती होगी, 1 या 2 दिन पहले यहाँ पे। तो मेरे ख्याल 5 या 6 जून को आएगी यहाँ मलेशिया में, और फिर कंटेनर जो है वो लोड हो जाएगा। तो मैं कोशिश, मतलब मेरा काम ये है कि गाड़ी में कंटेनर को लोड करवाना, साथ में कस्टम क्लियरेंस करवाना, मतलब कि कारनेट पे स्टैंप वगैरह करवा के फिर मैं उसके बाद निकल सकता हूँ। अब हो सकता है वो प्रोसेस में 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे बीच में, क्योंकि सैटरडे संडे भी आ रहा है, मंडे को हो, ट्यूसडे को, कब होगी मुझे आइडिया नहीं है इस चीज़ का। जैसे ही मुझे थम्स अप मिलेगा मैं फ़्लाइट बुक करके इंडिया भग लूँगा सीधा। अब वेट नहीं हो रहा है यहाँ पे, अब तो मुझे घर का बिस्तर चाहिए अपना। मेरी वाली कंपनी का नाम है भाई वेरिनो एजेंसी करके, इसी रोड पे दिखा रहा है लेफ्ट साइड में कहीं पे। कहाँ है भाई, ये देखो, योंग फोंग रिक्लेम्ड रबड़, ये सब चाइनीज़ कंपनी है मेरे को लग रहा है। ये जो पूरा कर रखा है ना, यहीं कहीं दिखा रहा है मैप में तो कितने है भरावा, यही वाला वेयर हाउस होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। एक बार फ़ोन कर लेता हूँ एजेंट को, उन्हीं से बात करें। ये तो भाई एरिया भी ऐसे सुनसान सा है, पता नहीं यहाँ पे टैक्सी आएगी भी या नहीं आएगी, तो जाऊँगा कैसे इतनी दूर में वापस। देखते हैं, पहले गाड़ी तो दे, फिर जुगाड़ करूँगा कुछ। आ रहे, वो बात हो गई है मेरी उनसे, उन्होंने देख लिया मुझे, पता नहीं कहाँ से देखा है, कौन सी बिल्डिंग से देखा है। हेलो मिस्टर, हाउ आर यू, वाई आर यू, आओ तुम्हें गाड़ी में भर के इंडिया ले चले। लो भाई, ये जनाब आ गए हैं ब्लू टी शर्ट वाले, और ये भाई साहब आ गए स्कूटी में गेट खोलने के लिए, तो अंदर ले जाना है। कहा था ना मैंने, यही वेयर हाउस है, मतलब एग्जैक्ट लोकेशन पे लेकर आया मैं। अब बीच में थोड़ा सा भटक गया था रास्ते पे, बट एंड में सही हो गया। क्या है भाई, आधा खोल के चले गए, अरे बंद कर दिया। ये भाई साहब भी मुझे चाइनीज़ ही लग रहे हैं जहाँ तक, है ना। चलो जी, चलो खुल गया। होपफुली यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए कोई दिक्कत ना करे, क्योंकि इंडिया में तो बहुत दिक्कत करते हैं वो पोर्ट पे। तो यहाँ कह रहे जी वो कंटेनर पड़े तो है, शायद से उनमें से कोई एक कंटेनर होगा। चलो जी, यहाँ लगा देते हैं। सो व्हाट्स द प्रोसीजर नाउ? Now that the car is here, the container is already there. Okay. So tomorrow, these guys will put your car into that container. Okay. So right now, shortly, I will bring you to Customs. Okay. For the carnet stamp. Stamping and all the Okay. whatever procedures. Yeah. Previously, when you came from Thailand, Yeah. you just show them the carnet at the border. Yes. They stamped the carnet They stamped and the they carnet. gave me a permit. 3 The one- months permit. the one that you stick on your car, right? No, it's a paper, like green color paper. I sent you, this Is one. it this one? Yes, Okay, yes. this one is valid until July 21st. Yes. And insurance also. हाँ, तो भाई ये कह रहे हैं कि अब हम जा रहे हैं सीधा कस्टम ऑफिसर्स के पास कार्नेट पे स्टैंप वगैरह लगाने। अरे यार बैग उतार ही देता, पर ये कह रहे हैं गाड़ी को उधर लगा दो जहाँ कंटेनर खड़ा है ना। यहाँ कह रहे हैं भाई ये इस तरह से, और वो जो सामने लकड़ी के वो पड़े हैं ना भाई, उसमें बाइके वाइके और काफ़ी सामान और भी पैक वैक होता है, तो अपना तो पूरा मेटल कंटेनर में जाता है जिस तरह का ये कंटेनर। और चलो भाई चलो, लेट्स गो, विदा कर देते अपनी गड्डी नू। अरे लोग हो जा भाई, हो गई ना, तो चाबी तो इनको ही लेकर जानी है। लेट्स गो भाई, गाड़ी नू यहाँ छोड़ देते हैं इस तरह से, और हम निकलते हैं। तो यहाँ से बता रहे हैं जो कस्टम ऑफिस है वो 30 मिनट का रास्ता है, तो फिर मैं सोच रहा हूँ वहीं से निकल जूँगा, यहाँ वापस क्यों आना है, बाकी काम ये संभाल लेंगे सारा। तो ये है जी अपना कंटेनर जिसमें गाड़ी जाएगी, ब्लू कलर का बाहर पड़ा हुआ है। आज ही आया ये, कल था नहीं, वरना कल हो जाती ये काम। तो अभी मैं इन भाई सब के साथ इनकी गाड़ी में जा रहा हूँ और कस्टम क्लियरेंस करवाएंगे। कैन आई गेट द टैक्सी फ्रॉम कस्टम ऑफिस Yes, you can. टू केएल सेंट्रल? Where are you staying? नियर मद्रेका स्क्वायर।
भाई एक्चुअल में अब हम पोर्ट क्लांग के पोर्ट पे आए हैं, क्योंकि अभी तक हम दूर थे यहाँ से, वेयर हाउस जो था ना। तो अभी जो हमारा कंटेनर है ना, वो ऐसे ट्रकों में ही लोड करके, देखो जैसे ये ट्रक ले जा रहा है ना कंटेनर को, ऐसे ट्रक में लोड होके इसी पोर्ट पे आएगा। और शिप जो है वो 6 जून को, द शिप विल कम ऑन 6 जून राइट, 6 जून को यहाँ पे आएगी और फिर 6 को ही लोड हो जाएगा, 7 को वो शिप निकल जाएगी इंडिया के लिए। एंड इट विल टेक अराउंड 8 to 10 days टू रीच इंडिया। 8 से 10 दिन लगेंगे भाई मुंबई महाराष्ट्र पहुंचने में, तो जल्दी आ जाएगी, ज़्यादा दूर नहीं है। मैं इसलिए कह रहा था भाई, डिस्टेंस इतना नहीं है जितना यूके और इंडिया में था, स्टिल इसमें पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, पता नहीं क्यों भाई। जो है अब करना तो था ही भाई, जब हाथी पाल लिया है तो ये खर्चे तो उठाने ही पड़ेंगे, क्यों, सही बात है ना। चलो कस्टम ऑफिस आ गया, वहाँ पे अब ऑब्वियसली ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकते, तो अपना निपटाता हूँ सारा काम वाम, होपफुली हो जाए आजकल में सब। ये देखो भाई इस तरह का है कस्टम ऑफिस, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, वो देखो वहाँ लिखा भी हुआ है, शायद से मलेशिया तो दिख रहा है और नहीं दिख रहा। चलते अंदर, होपफुली अच्छे हो कस्टम ऑफिसर और कह देगी ठीक है अब आपकी ज़रूरत नहीं है, आप जा सकते हो इंडिया। मैं तो भैया कल ही फ्लाइट बुक करके भग रही। तो भाई अभी जो ऑफिसर है इंचार्ज जिन्होंने करना है वो है नहीं, वो 2 बजे आएंगे और अभी बज रहे 1:10, तो 50 मिनट हमें वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ की जो कैंटीन है ना, ये देखो इस तरह की, तो यहाँ पे आ गया है। हालांकि अपने को यहाँ खाने के लिए तो कुछ नहीं मिलेगा, बट आइसक्रीम ले लिया मैंने क्वालिटी वॉल्स की, तो इसीलिए काम चलाते हैं भाई। काम आप समझ लो आधा आधा ही हुआ है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि कारनेट पे फाइनल स्टैंप तभी लगेगा जब जो अपना कस्टम ऑफिसर है वो कार का इंस्पेक्शन करेंगे फिजिकली जाके। तो वो पता नहीं आज तो नहीं होगा, कल होगा, कल या परसों, और उसके बाद फिर कारनेट पे स्टैंप होगा। तो मुझे लग रहा है शायद, देखते हैं, आपको अपडेट करूंगा मैं। अभी यहाँ से कैब बुक करके होटल जा रहा हूँ, यहाँ का काम तो हो गया जो करना था। तो भाई ये तो एरिया इतने सुनसान जगह पे है, यहाँ पे कोई कैब भी नहीं आ रही थी, तो भैया कह रहे किसी मॉल या फिर किसी शॉपिंग सेंटर के वहाँ पे छोड़ दूंगा। वहाँ से क्या है ना, फिर अपना ग्रैब से टैक्सी आ जाएगी, जो ऑब्वियसली 50-60 किलोमीटर दूर, इनको तो कहूँगा नहीं भाई छोड़ने जाओ ना, टैक्सी बुक कर लेंगे अपना जहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ मैंने ट्राई किया था पर आई नहीं रही थी, कोई बहुत दूर है आउटर में ना, ऐसे पोर्ट के पास, तो इसलिए भाई। बाकी ऑफिसर्स अच्छे थे यहाँ के, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, स्मूथली ऐसे हंसते हंसते बात करी सबने, नॉर्मली हो गया। मतलब एक स्टैंप जो साइन लेना था वो यहाँ हो चुका है, अब जो फाइनल एक्सपोर्ट का स्टैंप लेना ना कि मतलब गाड़ी यहाँ से जा रही है, वो वाले कस्टम ऑफिसर करेंगे जो इंस्पेक्शन करने आएंगे गाड़ी की, क्योंकि वो देखेंगे ना भाई कि हाँ गाड़ी जा रही है, खाली जा रही है और कंटेनर में लोड हो गई है, कंटेनर में सील लग चुकी है, उसके बाद वो स्टैंप करेंगे। वरना वो अभी स्टैंप कर देंगे, फिर बंदा गाड़ी लेके निकल जाए तो फिर फायदा नहीं है ना उस चीज़ का। तो इसलिए पहले वो पूरा आके देखेंगे कि कंटेनर लोड हो चुका है, सील लग चुकी है, फिर वो स्टैंप कर देंगे अपना। तो होपफुली कल या परसों में हो जाएगा, तो अपना भी काम डन। फिर अभी फिलहाल मैं कैब बुक करूँगा डायरेक्ट भाई इंडियन रेस्टोरेंट की, क्योंकि दोपहर के 3:30 तो नहीं 3 बज गए हैं शायद से, और खाया नहीं हुआ सुबह से कुछ भी। तो पहले पेट पूजा करेंगे, फिर जाएंगे उन फैमिली के घर पे जिनको आप मतलब मैंने दिखाया है ब्लॉग में आपको। वहाँ पे मेरा एक कुरियर आया है जो मैं लेने गया था ना सामान अपने थिएटर का। तो एक्चुअल में क्या था, मैंने 5 चीज़ें लेनी थी, उसमें से उन्होंने 3 चीज़ें तो दे दी थी और 2 कहा था कुरियर आ जाएगी, बट जो 2 मैं लेकर आ चुका था और एक जो कुरियर और आनी थी, वो तीनों चीज़ें गलत थी। तो मैं वो कल रिटर्न करके आया भाई, उसका मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था। तो अब इन शॉर्ट 5 में से मुझे 3 चीज़ें ही मिली है यहाँ पे, जो 3 नहीं सॉरी 2 चीज़ें ही मिली है। एक मेरे पास पड़ी है और एक कुरियर डिलीवर हो चुका है उनके घर पे, तो वहाँ से मेरे को पिक करना है और फिर बैग में डाल डूल के सारा सामान पैकिंग वैकिंग करके रखूँगा। जैसी कंफर्मेशन आएगा कट लूँगा यहाँ से, मतलब फ्लाइट बुक करके, ऐसे पैदल नहीं। तो जी ये मॉल है एओन करके, यहाँ पे भाई साहब ने छोड़ दिया हमें और अपनी टैक्सी भी जस्ट आई रही है पीछे ही। ये तो एरिया सही लग रहा है भाई, यहाँ पे देखना बसा हुआ है पूरा, भीड़ भाड़ दिख रही है। पोर्ट में तो वो ट्रक के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा था। ये आ गई है जी गड्डी साडी, लेट्स गो, चलो जी। लो तो आज लिया मैंने वेज थाली। इसमें क्या है, भिंडी है, ये पता नहीं क्या है, ये दाल है, रायता है, ये पनीर होगा शायद, हाँ, चावल है, रोटी है और अचार है, सैलेड है और गुलाब जामुन है, बाकी एक मैंगो शेक। भाई मज़ा आ गया, पेट भर। फाइनली भाई लोग अपना सारा काम हो गया है मलेशिया में शिपिंग के रिलेटेड। सेकंड डे मेरे को जाना ही नहीं पड़ा एक्चुअल में, और उन्होंने खुद से वहाँ से करवा दिया अपना सारा काम। तो बड़ी मुश्किल से भाई फ़्लाइट मिली मुझे, मैंने तो बुक कर ली भैया नेक्स्ट डे की, मतलब कल हुआ सारा काम और आज की मैंने बुक कर ली। और भाई सुबह सुबह एयरपोर्ट पहुंच चुका हूँ, बड़ी मुश्किलों से, इतना सामान था क्योंकि। तो ये देखो भाई, ये 4 बैग बने थे, एक ये कैबिन में जाएगा, वो भी कैबिन में, और ये 3 जाएंगे चेक इन में। अब होपफुली चले जाए, बस ये दिक्कत ना हो। मेरे उसमें 40 किलो का चेक इन बैगेज अलाउड है, तो अब लेट्स सी। मेरे ये 40 तो नहीं, खैर होगा ये आराम से 60-70 किलो तो होगा, हाँ
तो अब उसके एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि ऑनलाइन ख़रीदा नहीं जा रहा था एक्स्ट्रा पैकेज, क्योंकि 24 घंटे से कम बचे थे ना फ्लाइट में, इसलिए। तो अब यहाँ एयरपोर्ट में तो महंगा मिलेगा लगेज, मेरे ख्याल 1,000 रुपये लेते 1 किलो के। बाकी लेट्स सी। फ्लाइट अपनी वही मलेशियन एयरलाइंस की है, तो गेट उसका कहाँ पे है भैया? तो भाई बैग थे मेरे, एक 25 किलो, एक 21 किलो और एक 14 किलो, टोटल 60 किलो था, जिसमें से 40 तो फ्री था। बचे हुए 20 किलो के इन्होंने भाई 1040 रिंगेट लिए है, मतलब मेरे कार्ड से जो कटे US डॉलर में कटे है ट्रांजेक्शन $300 की, मतलब मोटा मोटा भाई 25,000 रुपये काट लिए इन्होंने सिर्फ लगेज के, देख लो। चलो फटाफट से इमिग्रेशन और अपना सिक्योरिटी चेक क्लियर करते हैं। चलो भाई इमिग्रेशन और सब कुछ क्लियर हो गया है बहुत ईजिली, और अपने गेट के पास आके बैठ गया हूँ। होपफुली 10-15 मिनट में बोर्डिंग शुरू हो जाएगी, तो मैं तो जल्दी चला जाऊँगा, क्योंकि अपना आराम से जाके सोऊंगा भाई। 5.5 घंटे की फ़्लाइट है, मस्त सोते सोते नींद पूरी हो जाएगी दिन में। तो जी सिर्फ 28 मिनट्स रह गए हैं लैंड होने में। एंड ये जो आप नीचे ज़मीन देख रहे हो भाई, ये अपने प्यारे देश इंडिया की ही ज़मीन है। तो मतलब अब ये 250 किलोमीटर होगा दिल्ली यहाँ से। तो मुझे बताना, ये फ़्लाइट कोलालमपुर से चली है, तो इंडिया में अभी 250 किलोमीटर किस शहर के ऊपर से गुजर रही होगी? देखते हैं भाई कितने लोगों का जो है आंसर सही रहता है। फाइनली जाके आज अपनी ट्रिप ख़त्म हो जाएगी, और भाई अपने देश वापस अब रेस्ट लूँगा या अगली ट्रिप पर निकलूँगा, वो सब आपको अगले व्लॉग 1-2 व्लॉग बाद में अच्छे से बता दूँगा। अभी फ़िलहाल इस मूवमेंट को एंजॉय करते हैं कि हाँ ट्रिप कंप्लीट करके इंडिया वापस आ गए, और इंडिया का टेस्टी खाना खाने वाले हैं। भाई देखो इस टाइम पे ना हम लगभग 9000 मीटर की हाइट पे है, यानी कि माउंट एवरेस्ट से भी ऊपर। और यहाँ से आप देखोगे ना, ये जो छोटे छोटे ऐसे ब्लॉक नहीं बने हुए ये इस तरह के, ये है शहर, मतलब घर बने हुए शहरों में। और ये बाहर के एरिया शहर के सारे खेत वेत हो गए, प्लॉट है, रोड्स हो गई। फिर जैसे अभी देखो ये गुच्छा आ गया, इसमें भी घर बने हुए सारे। इसके अलावा एक ये गुच्छा आ गया, इसमें भी देखो सारे घर बने हुए A to Z पूरे। तो ऐसी अलग अलग तरह के गुच्छे बने हुए हैं। यहाँ बना हुआ है, यहाँ बना है, यहाँ बना हुआ है। क्या बात है। ऊपर से पर सब कुछ फ्लैट लग रहा है भाई, ऐसा लग रहा है चपटे घर हो पूरे, है ना, जमीन से चिपके हुए। तो भाई अभी ऑलमोस्ट 50-55 किलोमीटर रह गई है दिल्ली की अपनी मतलब डेस्टिनेशन, और ग्रेटर नोएडा के ऊपर से होते हुए निकलेंगे अब हम। ये तो आने वाला है जी दिल्ली, काफ़ी नीचे आ गए हम, अराउंड 3000 मीटर्स की हाइट पे है। तो बस लैंडिंग होने ही वाली है 10 से 12 मिनट में। गोल सा चक्कर बना हुआ है भाई, ऐसे नहीं लग रहा है जैसे UFO लैंडिंग हुई हो यहाँ पे, कोई उसका निशान हो भाई साहब। ऊपर से बैठ के तो ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें देखने को मिल रही है, क्या बताऊँ बस आपको। अभी ये वाली रोड देखो बिल्कुल स्ट्रेट है ना, वो आगे तक। कई रोड तो ऐसे जिगजैग थी भाई, ये देखो जैसे ये भाई ये क्या लॉजिक था, मतलब इनको इतना जिगजैग बनाने का? सीधा सीधा नहीं बनाई जा सकती थी ये रोड? फालतू में इतना कंस्ट्रक्शन मटेरियल वेस्ट हुआ होगा, टाइम वेस्ट हुआ होगा। देखना ऐसे 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 गोल घुमा रखी है। सीधा वहाँ से लेके अपना यहाँ पे खींच देते रोड, काम हो जाता। कुछ रीज़न तो होगा खैर, वैसे एम ही पागल तो है नहीं कि टेढ़ी मेढ़ी बना रखी है। गाड़ियाँ देखो कितनी पिद्दी सी लग रही है बताओ। और वैसे वो देखो बस जा रही है, ये नहीं है ना भाई, कितनी सी लग रही है बस। और ये भाई अब हम नोएडा को क्रॉस कर रहे हैं। वो देखो ऊंची बिल्डिंग्स फ्लैट्स वाली, ये भी देखो कितनी पिद्दी सी लग रही है। और नीचे से देखो तो भाई ऐसी विशाल काई होती है ना। वो भाई ये काई जमी पड़ी है क्या पानी में, या फिर घास है? लग तो मुझे काई रही है भाई, काई लग रही है शायद से, तो काई है भाई, हरी पूरी। देखो ना दिल्ली के ऊपर आ चुके हैं, और हम मतलब कितना डेंसली पॉपुलेटेड है भाई दिल्ली। जरा से घर आपको ऐसे चिपके से दिखेंगे एरिया में, ये देखो। और ये क्या चीज़ है भाई, ये क्या बना हुआ? कोई सोसाइटी होगी शायद से बड़ी सी। अरे गोल क्या है इसके साइड में? वो देखो भाई लोटस टेम्पल ऐसा दिखता है ऊपर से। अरे है तो तगड़ी चीज़ है ना। कितने लोग गए हो आप बताना मुझे ज़रा।
क्या मस्त लग रहा है भाई ऊपर से मस्त। अब तो जी काफी नीचे आ चुके हैं, घर भी देखो अच्छे से दिख रहे हैं, सबकी छतें वतें पूरी है ना, और एयरपोर्ट भी बस आ ही गया। लेट्स गो भाई, रेडी हो जाओ लैंडिंग के लिए। ये देखो जी स्कूल होगा ये कोई बहुत बड़ा। फोन में देख रहा हूँ ना, बाहर ऐसे चक्कर से आ रहे हैं क्योंकि डाउन जा रहा है ना प्लेन। अब लग रही है गाड़ियाँ बड्डी बड्डी, रोड भी बड्डी बड्डी। चलो जी, बाकी ये आ गया है एयरपोर्ट। ये सारा लैंडिंग होएगी अब यहाँ पे। ये प्लेन्स वगैरह खड़े हैं देखो, and किसी भी सेकंड पे भाई टच डाउन हो सकते हैं। देखते हैं झटका आएगा कि नहीं आएगा, या स्मूथ लैंडिंग होएगी। लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी लेट्स ओ स्मूथ ही हुई है भाई, झटका नहीं आया, स्मूथ लैंडिंग हुई, बढ़िया। ब्रेक लग रही है बड़ी वाली। लो जी लो, पहुंच गए हैं, उतर गए हैं। जल्दी जल्दी आगे चलता हूँ इमिग्रेशन, ताकि जल्दी क्लियर हो जाए, ना भीड़ लगी तो फालतू का आधा घंटा वेस्ट होता है फिर। इमिग्रेशन तो भाई 2 मिनट में क्लियर हो गया, बस अब बैगेज का वेट हो रहा है, ट्रॉली में डाल के कट लूंगा घर। भाई साहब आके ही ना दे रहा, 20 मिनट हो लिए, सबके बैग आ रहे हैं, सब ले जाए जा रहे, मेरे ही पीछे छोड़ दिएगा तीनों बैग। चलो शुक्र है भाई, एक तो आया, अब 2 और रह रहे। एक बड़ा सूटकेस है, वो भी शायद आ ही गया बोरा, और एक छोटा बैग है, पता नहीं कहाँ है। लो जी लो, लास्ट भी आ गया, मेरा ही है ना। ये देखना भाई साहब, इतने बैग देख के अब कस्टम वाले ना रोक ले कि चेक करवाओ जी। वैसे तो कुछ लाया नहीं मैं, एक बस वो जो अपने मेरे होम थिएटर का सामान है वही है, अब वो पकड़ भी लेंगे तो भाई क्या ही कस्टम ड्यूटी बनेगी उसकी। चलो भाई बाहर आ गए हैं, किसी ने नहीं रोका, मस्त। तो भाई क्या खतरनाक गर्मी हो रही है, 43 डिग्री हो रहे हैं यहाँ दिल्ली में, और अभी बीच में मैंने सुना 50 भी चला गया था। लू चल रही है, लू, गर्म लू, खतरनाक वाली। बाकी भाई बढ़िया लगता है ऐसे इंडिया वापस आके ना, अपना अपना सा फील होता है, बढ़िया। और खत्म करते हैं ब्लॉग को, मिलता हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज, तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका। बाय।